तो दोस्तों यस प्लस में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लिनिकल हेमेटोलॉजी के एमसीक्यू देखेंगे, तो आप लोग लास्ट तक देखें, जरूर आप लोगों को जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है द चैम्बर्स यूज फॉर द सेल्स काउंट। सेल काउंट करने के लिए हम कौन कौन सा चैम्बर इसमें से यूज करते हैं? तो इसमें से ऑप्शन में ए में है न्यूबास चैम्बर, बर्कर्स चैम्बर, फ्यूग्रोसेंथल रूल्स या चैम्बर्स, ए एंड बी। ऑप्शन है ई में ऑल। तो इसमें से राइट आंसर हमारा जो है ऑल हो जाएगा। तीनों से हम करते हैं सेल्स काउंट, हम तीनों से करते हैं, यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि न्यूबास चैम्बर्स हैज एन एरिया ऑफ। एरिया कितना होता है न्यूबास चैम्बर का? तो 9 स्क्वायर पर mm। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 स्क्वायर पर mm होता है इसका एरिया चैम्बर का, न्यूबास चैम्बर का। अगला क्वेश्चन है द न्यूबास चैम्बर डेप्थ इज। जो न्यूबास चैम्बर है उसका डेप्थ है, उसकी गहराई कितनी होती है? 0.1 mm होता है। 0.1 mm इसका डेप्थ होता है, या 1/10। अगले क्वेश्चन वो व्हाट इज द डाइल्यूटिंग फैक्टर इन WBC काउंटिंग। WBC काउंटिंग का जो डाइल्यूटिंग फैक्टर है क्या होता है? 1:20 होता है। कितना डाइल्यूशन हम लेते हैं? 1:20 लेते हैं। तो उसका डाइल्यूटिंग फैक्टर कितना हो गया? 20। हमारा ऑप्शन क्या हो जाए? एक करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट WBC को कैलकुलेट करने के लिए उसका फार्मूला क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ WBC क्या होगा? नंबर ऑफ WBC कितने हमारे WBC हो गया, इनटू डाइल्यूशन क्या है वो हो गया। इसके बाद एरिया इनटू डेप्थ हो गया, एरिया इनटू डेप्थ, ये हमारा फार्मूला है। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है द डेप्थ फैक्टर इन WBC। जो डेप्थ फैक्टर है WBC कितना होता है हमारा? 10 होता है। वो 1/10, 1/10 होता है दोस्तों, 1/10। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है डाइल्यूटिंग फ्लूइड यूज फॉर RBC काउंटिंग शुड बी आइसोटोनिक टू। जो दोस्तों हम डाइल्यूटिंग फ्लूइड यूज करते हैं RBC काउंट के लिए, डाइल्यूटिंग फ्लूइड उस आइसोटोनिक जो होता है क्यों होता है? इसमें क्या करता है? आइसोटोनिक नहीं होगा तो क्या होगा, या क्या करता है? इसका रोल क्या होता है? जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन हमारा होता है, जो RBC काउंटिंग फ्लूइड हम यूज करते हैं, वो हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। तो क्यों होता है? तो उसका रोल क्या होता है? तो इसमें इसके रोल क्या होता है? वो करता है प्रिवेंट हीमोलाइसिस। जो RBC है उसको हीमोलाइज होने के लिए बचाता है। तो इसीलिए हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो हम यूज करते हैं, हमारा जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड है RBC का, वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। तो हमारा क्या होता है? प्रिवेंट हीमोलाइसिस को प्रिवेंट करता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि RBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड विच कंटेन सैलाइन कॉज। इसमें से हमारे जो RBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड है, अगर सैलाइन उसमें कंटेन, अगर सैलाइन हो तो अगर सैलाइन कंटेन हम कर देंगे उसे, तो क्या कॉज करेगा? जैसे हमारा RBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड है विच कंटेन सैलाइन, अगर सैलाइन उसके साथ कंटेन कर देंगे तो क्या हो सकता है इसमें? तो ये ऑप्शन में है क्रीनेशन ऑफ RBC या रोलेक्स फॉर्मेशन, ए एंड बी। तो इसमें से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी हो जाएगा हमारा, क्रीनेशन ऑफ RBC। क्रीनेशन RBC मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल नोच निकल जाता है अराउंड द एज। जैसे हमारा RBC के किनारे जो होता है नोच निकल जाता है जैसे RBC के, तो हो सकता है हमारा क्रीनेशन। या जो हमारा एक प्रोसेस होता है, जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो लॉस हो जाता है, किसकी एबिलिटी उसकी लॉस हो जाती है, जैसे आइसोटोनिक स्टेट की वो लॉस हो जाता है, लॉस देयर एबिलिटी टू मेंटेन आइसोटोनिक स्टेट। तो उसको बोला क्रीनेशन ऑफ RBC क्रीनेशन में जैसे मतलब RBC हमारा हो गया, जो हमारा RBC का जो एज है वो कैसा हो जाता है? नॉच की तरह राउंड हो जाता है। इसलिए हमारा राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए एंड बी, या रोलेक्स फॉर्मेशन। रोलेक्स फॉर्मेशन क्या होता है? एक RBC के ऊपर दूसरा RBC ऐसे हो जाए ना, रोलेक्स फॉर्मेशन। कॉइन की तरह एक इकट्ठे कॉइन को अगर रख दो एक के ऊपर, वैसे ही RBC का अगर हो जाता है तो उसको बोलते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन। द फ्लूइड यूज फॉर RBC काउंटिंग के लिए इसमें से कौन सा हम फ्लूइड यूज करते हैं? इसमें ऑप्शन में है सोडियम सिट्रेट, हेम्स फ्लूइड, ए एंड बी। तो इसमें से राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हेम्स फ्लूइड हम यूज करते हैं किसमें? RBC काउंटिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? हेम्स फ्लूइड यूज करते हैं। हेम्स फ्लूइड के अलावा हम डेजिस फ्लूइड यूज करते हैं, और टक्स फ्लूइड किसके लिए यूज करते हैं? WBC काउंट। RBC काउंट करने के लिए हम हेम्स फ्लूइड यूज करते हैं और डेजिस फ्लूइड यूज करते हैं, और इसका जो रेशियो होता है कितना होता है? 1:200 होता है। और WBC का रेशियो कितना होता है? 1:20 होता है। और RBC का डाइल्यूटिंग फ्लूइड जो हमारा इसका वो है डाइल्यूशन 1:200 होता है। अगर जो RBC का जो फ्लूइड का नाम होता है हेम्स फ्लूइड नाम है या डेजिस फ्लूइड नाम है, दो हमारे जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड है, एक हेम्स फ्लूइड हो गया, एक डेजिस फ्लूइड हो गया। और टक्स फ्लूइड जो यूज होता है WBC काउंटिंग के लिए हम यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है लो RBC काउंट आर फाउंड इन। जो अगर लो RBC पाया जाता है किस में पाया जाएगा? इसमें ऑप्शन में एनीमिया, पॉलीसाइथेमिया, हेमोलाइसिस, एथोसाइटोसिस। इसमें लो RBC किस में होता है? एनीमिया में। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा?
एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी हमारा कम होता है, हमारा हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है, तो हमारा एनीमिया राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाई आरबीसी काउंट आर फाउंड इन, लो किस में पाया जाता है, एनीमिया में। हाई किस में पाया जाएगा, पॉलीसाइथेमिया में। पॉलीसाइथेमिया में हमारा हाई पाया जाता है, आरबीसी हमारे हाई पॉलीसाइथेमिया के कंडीशन में। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि फॉर प्लेटलेट्स काउंटिंग ब्लड इज डाइल्यूटेड विथ, जो हम प्लेटलेट्स काउंट जब करते हैं हम तो उसका डाइल्यूटेड किसके साथ हम करते हैं। इसमें ऑप्शन है 1% अमोनियम ऑक्जेलेट और 100 ml जो हमारा हो गया डिस्टिल वाटर हो गया। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए एंड बी। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, ए भी सही हमारा है और बी भी सही है। उसका जो डाइल्यूट करते हैं हम 1% अमोनियम ऑक्जेलेट को डाइल्यूट करते हैं 1 ml पर डिस्टिल वाटर, जो हमारा 100 ml डिस्टिल वाटर में। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्लड डाइल्यूटेड फॉर प्लेटलेट्स काउंटिंग इज रेफ्रिजरेटेड एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड विच कॉज, जो हम ब्लड डाइल्यूटिंग फ्लूइड है जो प्लेटलेट्स काउंटिंग के लिए उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं कितने डिग्री पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। उसको क्या कॉज करता है, वो 13 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है, क्या कॉज करेगा, हीमोलाइसिस ऑफ आरबीसी, आरबीसी का हीमोलाइसिस कर देता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि ऑन न्यूवास चैम्बर्स प्लेटलेट्स आर काउंटेड इन, जो हम न्यूवास चैम्बर्स को हम काउंट करते हैं प्लेटलेट्स, अगर प्लेटलेट्स को हम न्यूवास चैम्बर से काउंट करते हैं तो हम कौन सी स्क्वायर में काउंट करते हैं, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। 5 आरबीसी स्क्वायर जो है उसमें काउंट करते हैं, या 8 आरबीसी स्क्वायर जो है 4 डब्ल्यूबीसी स्क्वायर्स में, या ए एंड बी। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि जो प्लेटलेट्स काउंट करते हैं न्यूवास चैम्बर्स में तो हम कौन से एरिया जो होता है, कौन सा स्क्वायर है जिसमें हम काउंट करते हैं, आरबीसी वाले स्क्वायर्स में या डब्ल्यूबीसी स्क्वायर्स में। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है। नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट, नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट कितना होता है, उसका नॉर्मल रेंज कितना होता है प्लेटलेट्स काउंट का। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें ऑप्शन में दिया है 1.5 से लेकर 5 लाख से देखा है। अगर कहीं पे अगर आप लोगों को 1.5 से लेकर 4.5 लाख पर क्यूबिक mm दिया हो तो ये राइट आंसर आपका होगा। वो 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख, यहाँ पे 4.5 लाख के आसपास में कोई नहीं है, तो ये हमारा क्या है 5 लाख के आसपास हमारा सही है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन है नेम द मेथड यूज फॉर एस्टिमेशन प्लेटलेट्स काउंट, जो प्लेटलेट्स काउंट करते हैं इसमें से कौन कौन सा ऐसा मेथड है जो कि हम प्लेटलेट्स काउंट करने के लिए हम यूज करते हैं। इसमें ऑप्शन है रिस स्टेन स्लाइड फॉर रफ एस्टिमेट, या ए एंड बी और ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए एंड बी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए एंड बी हमारा करेक्ट हमारा है। इसमें से हम ऑल ऑफ द अबव कर सकते हैं या राइट हमारा ए एंड बी, क्योंकि ए एंड बी ऑप्शन ही हमारा है। रिस हमारा जो रिस एक मेथड हमारा है स्टेन स्लाइड, जो हम या तो स्लाइड को स्टेन करके, जैसे स्लाइड क्या होता है, स्लाइड जैसे मैं बनाता हूँ लिस्मान स्टेनिंग करने के बाद उसको माइक्रोस्कोप में 100 स्केल पे देखेंगे, उसमें प्लेटलेट्स हमारा दिखेगा, प्लेटलेट्स काउंट कर सकते हैं हम स्लाइड के द्वारा भी, और रिस एक मेथड जो हमारा है उसके द्वारा भी हम काउंट कर सकते हैं। तो हमारा दोनों सही है। इसमें अगला क्वेश्चन है एवरेज ऑफ 8 से लेके 25 प्लेटलेट्स इन 10 फील्ड रिपोर्टेड। अगर 8 से लेके 25 प्लेटलेट्स से अगर 10 फील्ड में देख रहे हैं तो हम उसे कौन सा टर्म देंगे, इनएडिक्वेट या एडिक्वेट। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा जो है एडिक्वेट, और एडिक्वेट हमारा एडिक्वेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा एडिक्वेट। अगर 8 से लेके 25 प्लेटलेट्स हमारे 10 फील्ड में दिख रहे हैं, रिपोर्ट हो रहे हैं, तो हम क्या एडिक्वेट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन हमारा है कि लो प्लेटलेट्स काउंट इज टर्म एज। अगर लो प्लेटलेट्स हमारा काउंट करते हैं तो अगर लो आ रहा है जितना नॉर्मल है, जैसे 1.5 लाख से 4.5 लाख होता है प्लेटलेट्स काउंट, अगर 1.5 लाख से कम आ रहा है तो उसे हम कौन सा क्लिनिकल टर्म देंगे, तो हम क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। प्लेटलेट्स को दोस्तों थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। अगर थ्रोम्बोसाइट तो इसीलिए हमारा जो प्लेटलेट्स कम हुआ तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं, और इंक्रीज होता है तो थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। अगर प्लेटलेट नॉर्मल रेंज से कम हो रहा है तो उसको बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और हमारा इंक्रीज हो रहा है थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलेंगे हम। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि रेज प्लेटलेट्स काउंट इन टर्म एज। तो हमारा अगर प्लेटलेट्स हमारा क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है, रेज बढ़ रहा है, तो क्या बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया किसमें बोलते हैं, जब लो होता है, थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं जब हमारा इंक्रीज होता है, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा होगा। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इसमें से कौन सा जो है कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कॉज करता है, वायरल इन्फेक्शन, बोन मैरो फेल्योर, या इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, स्प्लेनोमेगाली और डायल्यूशनल लॉस। तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ हमारा करेक्ट हो जाएगा। वायरल इन्फेक्शन होगा फिर भी प्लेटलेट्स हमारा क्या होगा, कम होगा। बोन मैरो फेल्योर होगा फिर भी कम होगा, और प्लेटलेट्स हमारा डिस्ट्रक्शन होगा फिर भी हमारा, अगर प्लेटलेट्स का डिस्ट्रक्शन इंक्रीज हो जाएगा फिर भी हमारा होगा, स्प्लेनोमेगाली हुआ फिर भी होगा। तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑल हमारा ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन है नेम ऑफ द एथ्रोसाइट इंडेसेस। जो हमारा एथ्रोसाइट इंडेसेस है इसमें से कौन कौन सा होते हैं, तो MCV, MCH, MCSC, ये तीनों हमारे होते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।
जो हमारा रेड सेल इंडाइसेस हम देखते हैं इंडाइसेस, इसमें हमारे 3 होते हैं, एक MCV, MCH, MCSC। तो हमारे ये तीनों हो गए हमारे, इसलिए हमारा राइट आंसर हमारा क्या हो गया, ऑल ऑफ देम करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है मैच द रेफरेंस रेंज इन एडल्ट। जो हम एडल्ट में दोस्तों यहाँ पे अगर हम फुल फॉर्म की बात करेंगे तो MCV का नाम है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। और इसका जो है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। तो इसका मैच कराना है आपको कि नॉर्मल रेंज कितना होता है। थोड़ा बहुत नॉर्मल रेंज अलग अलग बुक में डिफरेंस दिया रहता है, इधर उधर दिया रहता है। तो आप लोगों को बता दें कि जो MCV का नॉर्मल रेंज होता है, MCV का जो नॉर्मल रेंज है वो कितना, MCV का नॉर्मल रेंज कितना होगा, 76 से लेके 96 होगा। MCH का कितना होगा, 27 से लेके 32। और MCSC कितना होगा हमारा 31 से लेकर के इतना होता है हमारा, इसका नॉर्मल रेंज हो गया। कि इसका मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम कितना है, 76 से लेके 96 फेप्टोलीटर हो गया, इसका यूनिट हो जाए फेप्टोलीटर हो गया। मीन कॉर्पस्कुलर जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसका नॉर्मल रेंज कितना होता है, 27 से लेके 32 पिकोग्राम हो गया। MCSC का जो होता है हीमोग्लोबिन मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन वो कंसंट्रेशन जो होता है इसका 31 से लेके 35 हो गया, या 32 से लेके 36 पे कहीं दिया रहता है, परसेंटेज में होता है दोस्तों, ये ग्राम या परसेंटेज पे। MCV इज रेस्ट, MCV जो बढ़ता है किस कंडीशन में बढ़ता है, इसका टर्म क्या है, MCV इज रेस्ट इन। MCV जो ऑप्शन है इसमें से किस कंडीशन में जो है MCV जो होता है इंक्रीज होता है, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम जो होता है किस कंडीशन में इंक्रीज हो जाता है, इसमें से कौन सा टर्म है जिसमें हमारे इंक्रीज हो जाता है। माइक्रोसाइटिक एनीमिया में, माइक्रोसाइटिक एनीमिया में क्या होता है, इंक्रीज होता है। माइक्रो मीन बड़ा, साइट माने सेल्स, सेल का साइज जो होता है बड़ा हो जाएगा, एनीमिया कंडीशन उसमें हमारा क्या बोलेंगे, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। जिसमें हमारा फोलिक एसिड और विटामिन 12 की डिफिशियंसीज हमारा होता है। माइक्रो में क्या होता है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, माइक्रो में क्या होगा, जो सेल का साइज है वो छोटा हो जाएगा। नॉर्मोसाइटिक एनीमिया में क्या होता है, नॉर्मल सेल्स जो हमारा हो रहेंगे फिर भी उसमें हमारा क्या होगा, डिफिशियंसी की वजह से हमारा क्या होगा, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया नॉर्मल। डाईमॉर्फिक एनीमिया, डाईमॉर्फिक एनीमिया मतलब 2 मॉर्फिक हमारा क्या होगा, डाईमॉर्फिक एनीमिया। जो हमारा माइक्रोसाइटिक एनीमिया और नार्मोसाइटिक एनीमिया और मैक्रोसाइटिक एनीमिया, या तो हमारा क्या हो माइक्रोसाइटिक एनीमिया या हमारा नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, इन दोनों का डाईमॉर्फिक हो, या तो हमारा हो माइक्रोसाइटिक एनीमिया या मैक्रोसाइटिक एनीमिया, दोनों हो तो इसमें हमारा क्या हो, डाईमॉर्फिक, मतलब जिसमें 2 हमारे मॉर्फिक दिखे, मतलब 2 चीज़ दिख जाए, माइक्रो मैक्रो मिक्स से दिखे, डाईमॉर्फिक हमारा हो गया। अगले क्वेश्चन पुनः लो MCV इज फाउंड इन, लो MCV किस में पाया जाता है, माइक्रोसाइटिक में पाया जाता है। हाई किस में पाया जाता था, माइक्रोसाइटिक में पाया जाता था। लो MCV किस में पाया जाएगा, माइक्रोसाइटिक एनीमिया में पाया जाएगा। लो MCSC इज फाउंड इन, लो MCSC फाउंड किस में पाया जाता है, लो, तो इसमें लो में कितना हाइपोक्रोमिक या किस में पाया जाता है हमारा, हाइपोक्रोमिक एनीमिया में। हमारा राइट आंसर क्या है, हाइपोक्रोमिक। लो MCSC जो होता है किस में पाया जाता है, लो हाइपोक्रोमिक एनीमिया में। हाइपो माने हल्का, क्रोमिक यानी कलर, जो हमारे RBCs का नॉर्मल कलर है उससे थोड़ा सा फेल्ड कलर हो जाना, उस टाइप का अगर हमारे RBCs पाए जा रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोक्रोमिक एनीमिया। जैसे RBCs हमारे हैं, RBCs का क्या होता है, जो कलर होता है उससे थोड़ा सा कलर में, क्रोमिक माने कलर, जो RBC का नॉर्मल कलर है उसे थोड़ा सा फेल्ड हो जाना। हाइपर क्रोमिक मतलब क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल कलर है RBCs का उससे थोड़ा सा कलर में इंक्रीज जाना, उस टाइप का एनीमिया हमारा हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो गया। अगर इसमें क्या पूछा था, लो, तो इसमें हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन अगर हमारा जो MCSC जो है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन अगर लो होगा तो क्या होगा, हाइपोक्रोमिक एनीमिया होगा। यहाँ पे मैच कराना है दोस्तों, यहाँ पे मैच द MCV नॉर्मल वैल्यू विथ एज, तो इसमें मैच कराना है कि एज के हिसाब से MCV वैल्यू कितना होना चाहिए। तो 26 नंबर का क्वेश्चन हमारा जो है, तो इसमें ऑप्शन में है इन्फेंट, इन्फेंट में कितना होता है, इन्फेंट में चिल्ड्रेन में, और चिल्ड्रेन 10 से 12 साल के अगर हैं तो जो इन्फेंट में होगा कितना होगा, 106 फेम्टोलीटर होगा। चिल्ड्रेन जो है, चिल्ड्रेन में कितना होगा, सॉरी दोस्तों, चिल्ड्रेन में जो होता है हाँ 76 होता है, और चिल्ड्रेन जो 10 से 12 साल के हैं उसका कितना होगा, 76 से लेकर 93 फेम्टोलीटर होता है। तो हमारा ये मैचिंग था। थ्रोम्बोसाइटोसिस इज फाउंड, थ्रोम्बोसाइटोसिस किस में पाया जाता है, CML में या एक्यूट हीमोरेज में। तो राइट आंसर हमारा जो A एंड B दोनों सही हो जाए, एक्यूट हीमोरेज में भी पाया जाता है और CML में भी पाया जाता है, CML में भी पाया जाता है और एक्यूट हीमोरेज में भी पाया जाता है। CML का फुल फॉर्म होता है क्रॉनिक माइलोजीनस
ल्यूकेमिया, तो हमारा क्या होगा CMLS, क्रॉनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया, तो हमारा क्या हो जाएगा CML हो गया। एक्यूट हेमोरेज में दोनों में पाया जाता है। अब अगले क्वेश्चन पूछ रहा है एरिथ्रोपोएटिन इज रिलीज इन रेस्पॉन्स टू द लोअर टिश्यू। दोस्तों एरिथ्रोपोएटिन जो हमारा होता है एक प्रकार का हमारा हार्मोन्स है जो कि रिलीज होता है हमारा कहाँ से, लीवर से, हमारा किडनी सॉरी तो हमारा किडनी से हमारा किडनी से रिलीज होता है। और इसमें पूछ रहा है एरिथ्रोपोएटिन इज रिलीज्ड इन रिस्पॉन्स टू द लोअर टिश्यू। इसका काम क्या होता है, जो हमारे एरिथ्रोपोएटिन एक क्या होता है रिलीज होता है, ये रिस्पॉन्स करता है टू रेड, हमारा क्या करता है टू लोअर्ड टिश्यू ऑक्सीजन लेवल को क्या करता है वो, तो इसमें हमारा ऑक्सीजन टेंशन हो गया, क्या हो गया ऑक्सीजन टेंशन, लाइट हमारे ऑक्सीजन टेंशन हो गया। एरिथ्रोपोएटिन इज रिलीज इन रिस्पॉन्स टू लोअर्ड टिश्यू ऑक्सीजन लेवल, तो ऑक्सीजन लेवल को क्या करता है लोअर करता है, हमारा ऑक्सीजन टेंशन हमारा हो गया करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ESR। ESR का फुल फॉर्म क्या है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, फुल फॉर्म क्या है ESR का, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इसका नॉर्मल रेंज की बात करेंगे तो मैन में जो होता है 0 से लेकर के 15 mm पर हावर्स होता है, 15 mm पर हावर्स होता है। और अगर हम बात करेंगे वुमेन में तो 0 से लेकर 20 तक होता है mm पर हावर्स फीमेल में होता है। अब अगला क्वेश्चन है एरिथ्रोसाइट दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेथड यूज फॉर द ESR एस्टिमेशन। ESR एस्टिमेशन करने के लिए इसमें से कौन कौन सा हम जो मेथड है यूज करते हैं, तो इसमें से हमारा जो होगा वेंट्रोम मेथड, वेस्टर्न ग्रेन मेथड, जेटा सेडिमेंटेशन मेथड, माइक्रो सेडिमेंटेशन मेथड। तो इस हमारा राइट आंसर हमारा क्या ऑल हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा ऑल। वेंट्रोम मेथड भी हम यूज़ करते हैं, वेस्टर्न ग्रेन मेथड यूज़ करते हैं, दोनों आप लोग तो जानते ही होंगे ESR करने के लिए। जो जीटा सेडिमेंटेशन रेट है इससे भी करते हैं, माइक्रो सेडिमेंटेशन जो है इससे भी हम करते हैं। इस राइट आंसर हमारा क्या है ऑल, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है द रेट एट विच एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन ऑन देयर ऑन वेट व्हेन द एंटीकोगुलेटेड ब्लड हेल्ड इन वर्टिकल कॉलम एक्सप्रेस। जैसे मान लो दोस्तों हम ESR लगा रहे हैं, ESR जब हम लगाते हैं एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन में, जैसे ESR मान लो हम अगर RBC हमारा सेडिमेंट हो रहा है वर्टिकल कॉलम में हमने रख दिया, वर्टिकल कॉलम में ट्यूब रखने के बाद जो हमारे RBCs हैं अगर वो सेडिमेंट हो रहे हैं, इसमें पूछ रहा है कि क्या सेडिमेंट होता है। जैसे मान लो हमने ब्लड लेकर के इसमें ESR ट्यूब में या वेंट्रो ट्यूब में हमने रख दिया, इसमें हमारा क्या होता है सेटल होता है। ESR जैसे हम करते हैं तो अगर हमारा एरिथ्रोसाइट सेडिमेंट RBC जो हमारा सेडिमेंट हो रहा है तो उसमें क्या हमारा बढ़ता है वर्टिकल फॉल होता है, या प्लेटलेट्स हमारा फॉल होता है, या हमारा WBC फॉल होता है जो नीचे गिरता है। तो यहाँ पे RBC की बात किया तो RBC फॉल होगा, तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो गया फॉल ऑफ RBC इन MM। RBC जो होता है वो क्या होता है धीरे धीरे नीचे बैठता है। जैसे मतलब यहाँ पे मान लो हमने यहाँ तक ब्लड फिल करके रख दिया ट्यूब में, तो हमारा क्या होगा ब्लड धीरे धीरे से नीचे RBC नीचे सेटल डाउन होता है। तो इसीलिए यहाँ पे पूछ रहे फॉल ऑफ द RBC इन MM में क्या होगा नीचे नीचे सेटल डाउन होने लगता है। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है ESR एस्टिमेशन हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ। ESR को एस्टिमेट हम जब करते हैं किस पे डायग्नोसिस करने के लिए हम करते हैं, इसमें ऑर्गेनिक डिजीज़ के लिए, या टू फॉलो कोर्स ऑफ डिजीज़ के लिए, या प्रोग्नोस्टिक के लिए, या डायग्नोस्टिक क्राइटेरियन के लिए, किसके लिए हम ESR एस्टिमेशन हम यूज करते हैं। तो हमारा राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑल हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑल ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द ESR प्रॉपर ऑर्डर। प्रॉपर ऑर्डर में हमारा जो ESR है किस ऑर्डर में होता है। जैसे हमारे ESR मैंने लगा, ESR में कौन सा पहले स्टेज होगा, फिर इसका दूसरा स्टेज कौन होगा, फिर ऐसे बताना है आपको। तो कौन कौन से स्टेज होता है, तो पहले हमारा क्या होगा एग्रीगेशन हो गया। क्या हो गया एग्रीगेशन, पहले इकट्ठा होता है। जैसे हमारे ट्यूब में लगा दिए ESR लगाने के बाद क्या होता है पहले एग्रीगेशन। एग्रीगेशन के बाद क्या होता है फर्स्ट सेटलिंग कंटेंट फॉल। जो हमारे RBC WBC है क्या होता है वो नीचे जल्दी से सेटल होते हैं। फिर पीरियड ऑफ पैकिंग, उसके बाद क्या RBC हमारा नीचे जम जाता है, उसके बाद प्लेटलेट्स हमारा WBC हो गया जो उसमें हो गया, और प्लाज्मा जो हो गया हमारा ऊपर हो गया। तो हमारा जो स्टेज है कौन कौन सा पहले स्टेज होते हैं, पहले एग्रीगेशन होगा, फिर फॉस्ट सेटलिंग कांस्टेंट फॉल होगा, फिर पीरियड ऑफ पैकिंग होगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पूछ रहा है रैपिड ESR इज फाउंड इन। रैपिड ESR फाउंड इन मतलब सबसे ज़्यादा मतलब रैपिड ESR इज फाउंड इन किसमें हमारा ESR जो हमारा कि जल्दी पाया जाता है, तो इसमें ज़्यादा पाया जाता है। इसमें हमारा ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस में, प्रेगनेंसी में, इसमें हमारे एक्टिव मायोकार्डियल इन्फेक्शन से, नेफ्रोसिस में। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑल, हमारा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑल। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑल हो गया। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है लो ESR इज सीन इन। लो किसमें
किस में ESR कम पाया जाता है, देखने को सबसे ज़्यादा कम मिलता है, मतलब ESR किस कंडीशन में कम रहता है, किस में कम रहता है, न्यू बॉर्न इन्फेंट में, पॉलीसाइथेमिया में, कॉन्जेनाइटल हार्ट फेल्योर में, या एलर्जिक स्टेट में, या सिकल सेल एनीमिया में, या ऑल में। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा क्या हो जाए, इसमें भी ऑल। न्यू बॉर्न्स जो हमारे न्यू बॉर्न्स इन्फेंट होते हैं उसमें भी हमारा ESR लो कम होता है, पॉलीसाइथेमिया कंडीशन में भी लो हो जाएगा, कॉन्जेनाइटल हार्ट फेल्योर में भी हमारा क्या होगा, ESR जो है लो होगा, और सिकल सेल एनीमिया में। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट एक्सेलरेट ESR। इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि ESR को एक्सेलरेट करता है, इसमें से क्या है जो फैक्टर एक्सेलरेट करता है। इसमें ऑप्शन हमारे A एंड B, जो फाइब्रोग्लोबुलिन है यही हमारे एक्सेलरेट करता है ESR को। अब अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लाज्मा फैक्टर्स कॉजिंग इंक्रीज रोलेक्स फॉर्मेशन इंक्रीज ESR बिकॉज, मतलब प्लाज्मा फैक्टर्स कॉजिंग इंक्रीज रोलेक्स फॉर्मेशन और इंक्रीज ESR, मतलब प्लाज्मा जो फैक्टर्स हमारे होते हैं वो इंक्रीज करते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन में और इंक्रीज करते हैं ESR में। बिकॉज क्यों करते हैं, इसमें है मोर वेट ऑफ रोलेक्स सेडिमेंट मोर रेपिडली देन सिंगल सेल, या सिंगल सेल विदाउट रोलेक्स सेडिमेंट सोनली। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा, हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा, मोर वेट होता है फॉर रोलेक्स सेडिमेंट मोर रेपिडली देन सिंगल सेल। यहाँ पे क्या होता है, जिसका ज़्यादा वजन होता है वो या जिसकी ज़्यादा वेट होता है वो सेल्स पहले जल्दी ही सेडिमेंट रेपिडली से वो क्या होता है, सेटल हो जाते हैं। जैसे हमारा आरबीसी का वेट ज़्यादा होता है, सबसे पहले आरबीसी हमारा नीचे सेटल हो जाता है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोग इतना समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके पूछना। धन्यवाद दोस्तों।